हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस प्री एग्ज़ाम का 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जीएस का फर्स्ट पेपर है प्री एग्ज़ाम का और 2019 का है। ये सॉल्व पेपर है व्याख्या सहित, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका वीडियो भी हम 3 पार्ट में लेकर के आएंगे। फर्स्ट पेपर में 1 से लेकर के अभी 50 क्वेश्चन तक रहेंगे, फिर सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें 51 से 100 तक और थर्ड पार्ट में 101 से 150 क्वेश्चन तक इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यूपीपीसीएस में जो है काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी आप सभी लोगों को। अगर आप लोग ये प्री एग्ज़ाम ये प्रीवियस ईयर का पेपर अगर आप लोग 10 साल का सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, कितने डीप क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और काफ़ी क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, तो वो भी आपको जो है उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। या उससे उसका स्टैंडर्ड कितना जो है क्या होता है, उसी टॉपिक से अगर सेम क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मिलते जुलते वो क्वेश्चन जो है उसके आते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोगों को चाहिए कि इसको खूब अच्छे से सॉल्व कर लें। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस जनरल स्टडी का प्री एग्ज़ाम का ये शॉर्ट पेपर है 2019 का, जिसमें हम लोग 1 से 50 तक सॉल्व करेंगे। नंबर 1 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में नवनियुक्त प्रबंध निदेशक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की नवनियुक्त प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा बुल्गारिया के अर्थशास्त्री हैं। उन्हें अक्टूबर 2019 में IMF के प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा जनवरी 2017 से अक्टूबर 2019 तक विश्व बैंक में मुख्य कार्यकारी पद पर नियुक्त रहीं। वर्ष 1993 से 2010 तक जॉर्जिएवा विश्व बैंक समूह के विभिन्न संस्थानों में सेवारत रहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसमें सी सही हो जाएगा, ध्रुव। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम ध्रुव है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित कर उन्हें देश भर के उत्कृष्ट केंद्रों में प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा परामर्श और शिक्षा प्रदान कर उनकी क्षमता का विकास करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी क्षमता का एहसास करवाना एवं उन्हें समाज के लिए योगदान देने हेतु प्रेरित करना है। नंबर 3 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों को सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। थॉमस कुक भारत भारती सम्मान के विजेता, ग्रेटा थुनबर्ग हांगकांग के नेता, डॉक्टर उषा किरण पर्यावरण कार्यकर्ता, कैरी लैम ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी। तो इसमें A24, D23, C21, D22, डी वाला सही हो जाएगा। थॉमस कुक एक ब्रिटिश टूर एवं ट्रैवल कंपनी है। ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। डॉक्टर उषा किरण को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया और कैरी लैम हांगकांग के नेता हैं जो वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने हेतु संघर्ष कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एलिनार ओस्ट्रॉम हो जाएंगी, नंबर डी। वर्ष 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला एस्थर डफ्लो को दिया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला एलिनार ओस्ट्रॉम है। एलिनार ओस्ट्रॉम अमेरिकी महिला अर्थशास्त्री हैं। उन्हें ओलिवर विलियमसन के साथ संयुक्त रूप से 2009 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है
सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है? 2019 से 35, 2019 से 29, 2019 से 22 और 2019 से 24। तो बी वाला हो जाएगा। सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की अवधि 2019 से 29 निर्धारित है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान को तीव्र करने की योजना है। इस रणनीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, साफ सफाई को प्राथमिकता देने संबंधित बातें कही गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को संचालित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में निर्मल ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। आगामी 10 वर्षों के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की विशेष योजना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये बी हो जाएगा, मैसूर। भारतीय भाषाओं का केंद्र संस्थान मैसूर में स्थित है, जो मानव संसाधन विकास अब शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि अब शिक्षा मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। इस संस्थान के अंतर्गत भाषा नीति का विकास और उसे कार्यान्वित करने हेतु भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं को समन्वित करने का प्रयास करता है। भारतीय भाषा संस्थान 15 भारतीय भाषाओं में द्वितीय भाषा शिक्षा शास्त्रियों को शिक्षण देकर भाषाई सद्भाव को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया 2025 तक, 2030 तक, 2035 तक और 2040 तक। तो 2030 तक हो जाएगा इसका आंसर बी। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित है। सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन ऑफ कॉम्बैट डिटर्टिफिकेशन के साथ में यह घोषणा की गई है कि बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाकर एवं वनीकरण को प्रोत्साहित कर भूमि क्षरण को कम किया जा सकता है। यदि इन दोनों गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई गई तो भूमि क्षरण को रोकना संभव नहीं है। भूमि क्षरण के परिणाम स्वरूप कार्बन उत्सर्जन में निश्चित रूप से चिंता का विषय है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रस्ताव में कहा गया है कि लक्ष्य के अंतर्गत 50 लाख हेक्टेयर भूमि को संरक्षित किया जाना है ताकि उन्हें क्षरण से रोका जा सके। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रयान 2 अंतरिक्षयान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियोसिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? तो ए हो जाएगा GSLV MK3 M1। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने हेतु इसरो ने GSLV MK3 M1 प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया था। इस मिशन में भारत में एक क्षरण चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल था। इस यान को 22 जुलाई 2019 में छोड़ा गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। उड़ान के समय इसका वजन 3850 किलोग्राम था। दिसंबर 2015 में इस अभियान के लिए 603 करोड़ रुपए की लागत आवंटित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ। यह उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश में भारत के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन गांधी जी की 150वीं जयंती पर किया गया। इस चरखे को 1950 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे से तैयार किया गया है। इस चरखे को स्वच्छता का प्रतीक भी माना जाता है। यह 14 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा है। इस चरखे को नोएडा के सेक्टर 94 में स्थित महामाया फ्लाईओवर के समीप ग्रीन एरिया में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ये बी हो जाएगा, तिलचट्टा। संघ आर्थ्रोपोडा के सदस्य तिलचट्टा में सफ़ेद रंग का रुधिर होता है क्योंकि तिलचट्टा में रुधिर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से लोहे से बना जटिल प्रोटीन वर्णक है।
जिसके कारण कशेरुकी जीवों के रुधिर का रंग लाल होता है। तिलचट्टा में पाया जाने वाला रुधिर हीमोलिम्फ कहलाता है, जिसमें श्वसन वर्णक अनुपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये हो जाएगा दालें। नाइट्रोजन स्थिरीकारी सहजीवी जीवाणु राइजोबियम दालों या लेग्यूम कुल के सदस्यों के मूल में पाया जाता है। यह जीवाणु चना, सोयाबीन, मूंग, मटर जैसे दलहनी पादपों में जड़ों में ग्रंथिकाएं बनाकर रहता है। पादपों से मिले इस आश्रय के बदले में यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रेट में स्थिरीकरण कर मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है, जो कि पादपों हेतु अत्यंत लाभप्रद होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? त्रिज्या बढ़ जाती है, ए वाला सही हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो साबुन के बुलबुले का विस्तार होगा, क्योंकि उस पर आरोपित कण एक समान रूप से वितरित होते हैं और स्थिर वैद्युत बल के कारण वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए बुलबुले की त्रिज्या बढ़ जाती है। ये घटना बुलबुले पर ऋणात्मक व धनात्मक दोनों अवशेषों में उत्पन्न होती है, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, नियोप्रीन विशिष्ट रबर और रेयान रूपांतरित स्टार्च। तो डी हो जाएगा। रेयान प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी तथा कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। यह सेलुलोज तंतु के रूप में पुनर्निर्मित होते हैं। रेयान रूपांतरित स्टार्च नहीं है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? नंबर ए कपास, नंबर बी केश या बाल, नंबर सी लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क और डी है खुर। तो ए हो जाएगा कपास। कपास एक पादप उत्पाद है जो कि सेलुलोज यानी कार्बोहाइड्रेट द्वारा निर्मित प्राकृतिक रेशे होते हैं। शेष तीनों विकल्प खुर, केश, लूता रेशम जंतु उत्पाद हैं। यह जटिल प्रोटीनों द्वारा निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, थर्मस फ्लास्क में तरल लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि इसके या इनके द्वारा ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। तो सी हो जाएगा, यानी कि संचालन, संवहन एवं विकिरण। तो ए और बी दोनों सही हैं। संचालन, संवहन एवं विकिरण के कारण ऊर्जा की हानि या लाभ को रोककर लंबे समय तक तरल को गर्म या ठंडा रखने के लिए थर्मस फ्लास्क का उपयोग किया जाता है। थर्मस दोहरे सिलेंडर आकार का ग्लास का बर्तन है जिसकी दोनों सतहों पर मध्य निर्वात उपस्थित होती है, जिस कारण संवहन द्वारा ऊष्मा का लाभ या हानि नहीं हो पाता है। थर्मस के ग्लास के अंदर की दीवार पर सिल्वर की कोटिंग होती है, जिस कारण विकिरण द्वारा भी इस ऊष्मा की हानि नहीं होती है, तथा ग्लास की बोतल एक बर्तन के ऊपर रखी होती है, जिसके कारण चालन द्वारा ऊष्मा की हानि कम होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? एड्रिनल ग्रंथि, आश्रु ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड। तो सी हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि यह इंसुलिन, ग्लूकागॉन व सोमैटोस्टेटिन जैसे हार्मोनों का स्त्रावण करती है। अग्नाशय एक बहिःस्रावी ग्रंथि है क्योंकि यह पाचक अग्नाशयी रस स्त्रावित करती है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। यह ग्रंथि हार्मोनों को सीधे ही रुधिर में स्त्रावित करती है, जबकि अग्नाशयी रस का स्त्रावण अग्नाशयी नलिका द्वारा छोटी आंत में होता है, अतः यह एक निश्चित ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में
कैल्शियम विद्यमान है। तो नंबर ए है कोरंडम, नंबर सी है जिप्सम, नंबर डी है टैल्क। तो सी हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O है, अतः जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पदार्थ और उपयोग: सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, नंबर सी है लिथियम बाइकार्बोनेट, नंबर डी है गठिया का लिथियम बाइकार्बोनेट। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल। तो ए हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr का उपयोग कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को द्रवीय ईंधन में परिवर्तित किया जाता है, अतः विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। फिर है 19 नंबर, तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। नंबर ए अकार्बनिक अम्ल, नंबर बी है कार्बनिक अम्ल, नंबर ए है अकार्बनिक अम्ल, नंबर बी है कार्बनिक अम्ल, नंबर सी है फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व इसमें उपस्थित फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। नंबर बी है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं। नंबर सी उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। नंबर डी है द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। तो सी हो जाएगा उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। इकोसिस्टम के संबंध में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से सदैव अधिक होते हैं। एक क्षेत्र विशेष में जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य स्थापित परस्पर अंतर संबंधों द्वारा निर्मित जटिल तंत्र पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता है। एक पारितंत्र में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा भोजन में स्थिरीकरण केवल उत्पादकों अर्थात हरे पादपों द्वारा संपन्न होता है। तत्पश्चात इस भोजन में संचित ऊर्जा को प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात शाकाहारी जंतु में स्थानांतरण होता है। लिंडमान के 10% नियमानुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, शेष ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अतः परितंत्र में क्रमिक पोषक स्तरों पर निरंतर जीवों की संख्या भी कम हो जाती है। नंबर 21 है, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, यह जल निकाय पोषक तत्वों संवर्धन के घटना है। नंबर 2 है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। तो केवल 1 केवल 2। नंबर सी है दोनों 1 और 2। डी है ना तो 1 ना ही 2। तो सी हो जाएगा जल निकाय में अवांछित जल प्रदूषण द्वारा पोषक तत्व संवर्धन की घटना सुपोषण कहलाती है। सुपोषण जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम भी करता है। सुपोषण प्रायः जलीय क्षेत्र में फास्फेट युक्त डिटर्जेंटों, उर्वरकों और मल जल के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पोषक तत्वों की प्रचुरता के कारण पौधे व शैवाल का विकास होता है। इसी तीव्र वृद्धि के कारण जल की पूरी सतह जलीय पादपों से ढक जाती है, जिससे जल में घुलित O2 की मात्रा कम होने लगती है। तत्पश्चात इन पादपों के मृत होने पर जल में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उच्च सूक्ष्मजीवीय अपघटन दर के कारण जल में घुलित O2 समाप्त हो जाता है। जलीय जंतु O2 की कमी से मरने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। नंबर ए नैसर्गिक पर्यावरण, नंबर बी एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, नंबर सी शहरी पर्यावरण, नंबर डी आधुनिक पर्यावरण। तो बी हो जाएगा मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक
या मानवजनित पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण एवं एंथ्रोपोजेनिक प्रभाव में जैविक वातावरण पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित और जैव विविधता की क्षति मानव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसाधनों या अत्यंत दोहन आदि में शामिल किया जाता है। इसके अलावा वैश्विक तापमान में वृद्धि या पर्यावरण की गुणात्मकता में गिरावट एवं इनके प्रभावों का भी विस्तार वर्णन किया जाता है। नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। नंबर ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। नंबर बी, उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। नंबर सी है, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। नंबर डी है, जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों में ध्रुवों की ओर घटती जाती है। तो 23 का जो है ये आंसर हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। ये वाला सही नहीं है। नंबर ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता या जैव विविधता की कमी होती है। जाति विविधता भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अधिक होती है, जहाँ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है। साथ ही जहाँ अधिक वर्षा होती है, इसके प्रतिकूल ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु प्रवृत्तियाँ भूमध्य रेखा से बिल्कुल अलग है। यहाँ न्यूनतम तापमान, तीव्र जलवायु प्रवाह, मृदा पर निरंतर जमती बर्फ, जल तरल की कमी, सूर्य के प्रकाश की कमी, उत्पादकता की कमी आदि के कारण न्यूनतम जाति विविधता पाई जाती है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। लाइकेन्स, नंबर बी है मेथिल मर्क्यूरी, नंबर सी है गुलाब का पौधा, नंबर डी है सूरजमुखी का पुष्प। तो आंसर ए हो जाएगा लाइकेन्स। लाइकेन्स जैविक सूचक जीवित जीव है जो पर्यावरण में बदलाव के प्रति विशेष रूप से प्रतिक्रिया दर्शाते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के लिए उपयोगी जैविक सूचक है। ये SO2 प्रदूषण एवं अम्ल वर्षा वाले क्षेत्र में तुरंत विलुप्त हो जाते हैं, अतः यह वायु में SO2 प्रदूषण के संकेतक होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अलवणीकर समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विद्युतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण दूध को निर्जमीकृत करने की विधि है। इस विधि में दूध को 15 सेकंड तक 71 डिग्री ताप पर या 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर शीघ्र ठंडा किया जाता है। इससे दूध में उपस्थित लैक्टोबैसिलम जीवाणु संख्या में या निष्क्रिय हो जाते हैं तथा अन्य रोगजनक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो पाश्चुरीकरण होता है, जिसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं, तो ये चाय में नहीं होता है बल्कि दूध में होता है। जितने भी डेयरी जो होती हैं, जैसे कि अमूल्य की डेयरी है या नमस्ते इंडिया है, इस तरीके की बहुत सारी डेयरियाँ जो पैकेट वाला दूध आता है उसको 71 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट तक इसको गर्म किया जाता है या 62.8 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया करके इसको शीघ्र ठंडा किया जाता है। तो इस तरीके से जो दूध को नुकसान पहुंचाने वाले जो जीवाणु होते हैं जिसको कि लैक्टोबैसिलस जीवाणु कहा जाता है, ये जो है निष्क्रिय हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं और दूध खराब होने से बच जाता है। समुद्री जल का अलवीकरण द्वारा मृदु या स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है एवं जल को प्रतिलोम परासरण RO द्वारा पेयजल में परिवर्तित किया जाता है। उच्च ताप एवं अम्ल के संपर्क में आने पर प्रोटीन विकृत होकर अपनी जैविक प्रकृति खो देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। सोडियम क्लोरेट, नंबर बी है पोटेशियम परमैंगनेट, नंबर सी है ब्लीचिंग पाउडर, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ए हो जाएगा शाकनाशी फसल के साथ उगे अवांछित पौधों जैसे कि
अपतरणों को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। सोडियम क्लोरेट का उपयोग गैर चयनात्मक शाकनाशी के रूप में किया जाता है। यह सभी हरे पौधों के भागों के लिए फाइटोटॉक्सिक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वो है मीथेन। मीथेन CH4 एक ग्रीन हाउस गैस है जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र मीथेन उत्सर्जन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ दलदली जलमग्न क्षेत्रों में धान की खेती अधिक होती है। कचरे के सड़न से भी मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है जो विश्व तापमान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? नंबर A पेरिस, नंबर B नई दिल्ली, नंबर C गुरुग्राम, नंबर D न्यूयॉर्क। C हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा ISA का सौर ऊर्जा पर आधारित 121 देशों का एक सहयोग संगठन है, जिसका शुभारंभ भारत एवं फ्रांस द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में किया गया था। इस संगठन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत वर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। नंबर A अंडमान निकोबार, नंबर B चंडीगढ़, नंबर C दीव, नंबर D पुदुचेरी। तो C हो जाएगा 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। यह दमन एवं द्वीप समूह का हिस्सा है। पुर्तगाली आगमन के समय यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। भौगोलिक अवस्थिति उपयुक्त होने के कारण द्वीप में सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन A मानव विकास सूचकांक HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है। कारण G SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। कूट A है AR दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। B है AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। नंबर C है A सही है परंतु R गलत है। D है A गलत है किंतु R सही है। तो B वाला हो जाएगा, AR दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। मानव विकास सूचकांक एवं सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंधों को दर्शाता है। सतत विकास लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है। इस प्रकार कथन A और कारण R दोनों सही हैं, परंतु कारण R कथन A का सही व्याख्या नहीं है, तब विकल्प B वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल 1, केवल 2 और केवल 1, 2 और 3, 1 और 2, 1, 2 और 3। तो डी हो जाएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर को सम्मिलित किया जाता है। विश्व स्तर पर कुल 1.3 बिलियन लोग बहुआयामी गरीब हैं और उनमें से 1/3 करीब 886 मिलियन लोग मध्यम आय वाले देशों में निवास करते हैं। इस सूचकांक में निर्धारण हेतु केवल आय को शामिल नहीं किया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य, खराब काम की खराब गुणवत्ता और हिंसा के खतरों पर भी ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, नंबर 2 है जैव विविधता अधिनियम, नंबर 3 है प्रोजेक्ट टाइगर, नंबर 4 है प्रोजेक्ट हाथी। तो इसमें बी हो जाएगा 1, 3, 4, 2। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में बनाया गया था। जैव विविधता अधिनियम 2002
में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन, 30 दिन। इसमें बी वाला हो जाएगा 21 दिन। नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत 21 दिन के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। CRS केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण, मृत्यु का पंजीकरण। तो सी हो जाएगा HIV परीक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अंतर्गत HIV का परीक्षण नहीं किया जाता है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं मृत्यु का पंजीकरण संबंधित सर्वेक्षण किया जाता है। इसके अलावा इसमें विकलांगता, मलेरिया, HbA/C और विटामिन D के परीक्षण को शामिल किया गया है। नारकोटिक्स के कहने पर HIV परीक्षण को हटा दिया गया है, अतः प्रश्नानुसार विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स का वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? उल्टा U आकार, उल्टा V आकार, उल्टा L आकार, इनमें से कोई नहीं। तो ए हो जाएगा पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDF के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स का आकार उल्टा U आकार का होता है। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र मुख्यतः पर्यावरणीय गुणवत्ता एवं आर्थिक विकास के मध्य संबंधों को दर्शाता है। इस वक्र में यह इंगित होता है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास की गति बढ़ती है, पर्यावरणीय गुणवत्ता का ह्रास होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। कारण आर है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। नंबर ए है AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या है। नंबर बी है AR दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नंबर सी है A सही है परंतु R गलत है। डी है A गलत है परंतु R सही है। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा, AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या कर रहा है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करे। सतत विकास के अंतर्गत भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने की को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत पारितंत्र में मानवीय हस्तक्षेप एवं प्रदूषण को कम कर मानव समाज के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? पहल योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। जनवरी 2015 में डायरेक्ट LPG सिलेंडर से जुड़ी बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम पहल योजना को ही पहल योजना कहा गया। इसके अंतर्गत रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे सीधे लोगों के खाते में पहुंचते हैं। प्रारंभ में इस योजना को DBTL के नाम से जाना जाता था परंतु वर्तमान में इसे पहल योजना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? नंबर 1 है, यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी। नंबर 2, महिलाओं और बच्चों को कुपोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देना। नंबर 3 है, 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी।
तो इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, यानी कि सी वाला सही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या में आच्छादित करती है। इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के संबंधी पोषण संबंधी विशेष सहायता पर ध्यान दिया जाता है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान शामिल है कि 18 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्ति चावल, गेहूं, मोटे अनाज क्रमशः 321 प्रति किलोग्राम के राज्य सहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रतिमाह प्राप्त करने का हकदार है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा सही है या कौन से कथन सही है या है। नंबर 1 लगान का नियमित विनियमन। नंबर बी है अवधि की सुरक्षा। नंबर तीसरा है पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो कूट ए केवल 1 है, कूट बी 1 और 2 है, कूट सी है 2 और 3, नंबर डी है 1, 2 और 3। तो डी हो जाएगा इसका 1, 2 और 3। भारत में पट्टेदारी सुधार के संदर्भ में अनेक प्रभावी कदम उठाए गए। इस सुधार के तहत अब लगान का नियमित विनियमन किया जाने लगा। इसकी अवधि सुरक्षित की गई ताकि मनमाने ढंग से पट्टेदारों पर किए जाने वाले आर्थिक शोषण को रोका जा सके। इससे पट्टेदारों के मन में उत्पन्न भय का माहौल समाप्त हो गया। इसके अतिरिक्त पट्टेदारों पर स्वामित्व की घोषणा को सुधार के प्रारूप में शामिल किया गया, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। नंबर 2 है सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण। नंबर 3 है संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित करना। नंबर 4 है समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। कूट ए 1 और 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 3, 4 ये सभी। तो डी हो जाएगा, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। सार्वजनिक क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करता है। यह सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करने में सक्षम होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां संतुलित क्षेत्रीय एवं क्षेत्रकीय विकास सुनिश्चित कराने एवं समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में प्रासंगिक भूमिका निभाती है, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। नंबर ए लेक टिम्सा, लिटिल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, लेक मंजला। नंबर बी है ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा, लेक मंजला। और नंबर सी है लेक मंजला, लेक बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, लेक टिम्सा। और नंबर डी है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। तो डी वाला सही हो जाएगा। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है। 1858 से 1868 ईस्वी के मध्य बनी। इस नहर को 1869 में ईस्वी में यातायात के लिए खोला गया था। सुएज नहर में जलयान 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। सुएज नहर में जलयान है वो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलते हैं, यानी कि 1 घंटे में 12 से 15 किलोमीटर तक चलते हैं। इस नहर के मार्ग में कुछ झीलों का निर्माण किया गया है। सबसे उत्तरी भाग में लेक मंजला, लेक टिक्सा, ग्रेट बिटर लेक और सबसे दक्षिण भाग में लिटिल बिटर लेक स्थित है। ये लेक मुख्य रूप से वाटरलॉग की भूमिका निभाती है, अतः विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तर टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है। नंबर ए उत्तर अटलांटिक कटक का, तो ए वाला ही सही हो जाएगा। टेलीग्राफिक पठार उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित महासागरीय कटक है। यह मध्य अटलांटिक कटक का ऊपरी भाग है। टेलीग्राफिक पठार दक्षिण ग्रीनलैंड के समीप 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास स्थित है।
यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का सबसे चौड़ा कटक है। मध्य अटलांटिक कटक की कुल लंबाई 14,400 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम। नंबर सेकंड, देश, तो ए हो जाएगा विली विलीज फिलीपींस। नंबर बी है टैफू ऑस्ट्रेलिया। नंबर सी है बगु ईओ। बगु ईओ जापान। नंबर डी हरिकेन्स संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा। A22, B23, C21, D24। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चक्रवात एक वृहद वायु राशि है जिसमें हवाएं निम्न वायुदाब की ओर घूमती हैं। इसमें निम्न वायुदाब केंद्र रहता है तथा बाहर की ओर वायुदाब बढ़ता जाता है। चक्रवात के दो भाग उष्णकटिबंधीय एवं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात में विभाजित किया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति आयनवर्ती क्षेत्रों यानी कि 300 उत्तरी अक्षांश से 300 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में होता है। इन चक्रवातों को विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे भारत बांग्लादेश में चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन्स और ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज, फिलीपींस में बगु ईओ और जापान में टैफू तथा दक्षिण पश्चिम एशिया में टाइफून के नाम से जाना जाता है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी सही है। तो डी वाला सही हो जाएगा। इसमें A22 हो जाएगा विली विली ऑस्ट्रेलिया और B23 हो जाएगा टैफू जापान। C21 हो जाएगा बगु ईओ फिलीपींस और हरिकेन्स से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। D24। इस प्रकार से डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। नंबर ए कजान, नंबर बी ओमस्क, नंबर सी सोची, नंबर डी चिता। तो सी हो जाएगा सोची। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग एक प्रसिद्ध रेलमार्ग है जो रूस की राजधानी मॉस्को को रूस के साइबेरिया क्षेत्र से गुजरते हुए सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्तोक से जोड़ता है। इसकी शाखाएं मंगोलिया से गुजरती हुई चीन भी जाती है। यह रेलमार्ग चेकातेरीबर्ग, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, इर्कुत्स्क, चीता, खाब्रोवस्क व कजान इत्यादि रेलमार्गों से गुजरता है। यह 9,289 किलोमीटर लंबा रेलमार्ग है तथा इस पर एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा सफ़र करने में 8 दिन लग जाते हैं। इसे रूस के शाही ज़माने में वर्ष 1891 से 1916 के काल में बनाया गया था, जिससे साइबेरिया की आबादी बढ़ाने और उसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिल सके। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सांता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, यामो जापान और मिस्ट्रल ऑस्ट्रेलिया। तो डी वाला हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में से दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट कोयला क्षेत्र, सूची सेकंड और स्थिति। तो ए हो जाएगा तालचिर, दारो, दामोदर घाटी। नंबर बी कर्णपुरा, सोन घाटी। नंबर सी सिंगरौली, गोदावरी घाटी। नंबर डी सिंगरेनी, महानदी घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, A24, B21, C22 और D23 हो जाएगा। तो A24 में हो जाएगा तालचिर महानदी घाटी और B21 हो जाएगा कर्णपुरा दामोदर घाटी। C22 हो जाएगा सिंगरौली सोन घाटी और D23 हो जाएगा सिंगरेनी गोदावरी घाटी। कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। भारत अपनी व्यावसायिक ऊर्जा का 67% हिस्सा कोयले से ही ऊर्जा प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त कार्बो रासायनिक उद्योगों व घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी कोयले का उपयोग किया जाता है। तालचिर ओडिशा कोयला क्षेत्र, महानदी घाटी, कर्णपुरी झारखंड कोयला क्षेत्र, दामोदर घाटी, सिंगरौली मध्य प्रदेश सोन घाटी तथा सिंगरेनी तेलंगाना कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी
एक चोटी भारत में स्थित नहीं है। गुरला मांधाता, नामचा बरवा, कामेट, नंगा पर्वत। तो ए वाला गुरला मांधाता ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है। यदि कैलाश पर्वत मानसरोवर के एक ओर खड़ा है तो गुरला मांधाता झील के पार दूसरी ओर स्थित है। यह हिमालय की नाला कंकर हिमालय श्रेणी का सदस्य है जो दक्षिणी तिब्बत और पश्चिमोत्तरी नेपाल में विस्तृत है। गुरला मांधाता को तिब्बती भाषा में नाइमोन नान्ययी कहते हैं, अतः विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। नंबर ए पूर्व से पश्चिम की ओर, नंबर बी पश्चिम से पूर्व की ओर, नंबर सी उत्तर से दक्षिण की ओर, नंबर डी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो बी हो जाएगा नंबर बी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर कम हो जाती है। शीत ऋतु जाड़े में आने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। इन व्यापारिक पवनों से उत्तर भारत में रबी फसल को विशेष लाभ होता है। इस समय पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हिमालय के साथ साथ भारी वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? नंबर ए बराक नदी, नंबर बी लूनी नदी, नंबर सी घग्गर नदी, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बी हो जाएगा लूनी। थार मरुस्थलीय भूभाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी है। यह नदी अरावली क्षेत्र से पुष्कर के समीप से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। इस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, महानदी डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा, बंगाल। लेते हैं मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। मोरीबंद डेल्टा क्षेत्र देश के दक्षिण पश्चिम भाग में गंगा नदी के दक्षिण में है, जहां सहायक नदियां बहुत अधिक हद तक शांत हैं तथा ये आक्सीबो झीलों के अपभ्रंश हैं जो मोरीबंद डेल्टा के दक्षिण में है। यह मुख्य रूप से समुद्र तट की भूमि होती है। सुंदरवन का क्षेत्र इस डेल्टा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर ये पेपर आप लोगों को अच्छा लगा हो वीडियो, अगर आप लोग आगे भी चाहते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके का शॉर्ट पेपर लेकर के आते रहें, तो आप लोगों को चाहिए कि कम से कम जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ हमको अभी आगे और भी चाहिए। जिन लोगों को वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कर दीजिएगा। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर बराबर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और बराबर में बेल का आइकन होगा, बेल के आइकन को भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।